बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का लेक्चर दूंगा। इस चैप्टर का नेम है स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, और उसके अंदर मैं स्टोइकोमेट्री को डिस्कस करूंगा। जिसमें जो मैं कंटेंट्स डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में, वो स्टोइकोमेट्री की डेफिनीशन डिफाइन कैसे करते हैं इसे, इसके बाद इसमें बेसिक जो एजम्पशंस होती हैं, किन चीज़ों को एज्यूम करना पड़ता है इसमें, उसके बारे में डिस्कस करूंगा इसके अंदर। इसके बाद जो बेसिक लॉज होते हैं इसके अंदर, किन किन लॉ को ओबे करना पड़ता है, किन किन लॉ को फॉलो करना पड़ता है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, उन लॉज को स्टडी करूंगा। और इसके बाद कि जो टाइप्स रिलेशन के होते हैं, कितनी रिलेशंस के टाइप हैं इसमें, ये डिस्कस किए जाएंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले डेफिनेशन से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टोइकोमेट्री, जो वर्ड स्टोइकोमेट्री है, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स, ये स्ट्राइक्योन एंड मीट्री मीन मेजरमेंट। स्टोइकोमेट्री का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, स्ट्राइक्योन एंड मीट्री। स्ट्राइक्योन का जो वर्ड है इट मीन्स एलिमेंट। स्ट्राइक्योन को ग्रीक वर्ड में एलिमेंट्स कहते हैं, और मीट्री जो होती है इट इज मेजरमेंट। मीट्री में हमने मेजरमेंट्स को इसमें देखना है। इसमें अब इसका वर्ड मीनिंग देखा जाए तो इट मीन्स के इट इज द मेजरमेंट्स ऑफ एलिमेंट। हम केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की मेजरमेंट को स्टडी करते हैं स्टोइकोमेट्री के अंदर। अब जो एलिमेंट्स की मेजरमेंट होती है ये दो तरह की होती है। जब भी हम सैंपल की एनालिसिस करते हैं, अपने सैंपल को जब भी एनालाइज करते हैं, तो एनालिसिस दो टाइप की होती है, या होती है क्वालिटेटिव या होती है क्वांटिटेटिव। एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट, बेसिक जो एलिमेंट होता है वो कौन सा मौजूद है सैंपल के अंदर, उसको फाइंड करते हैं। और क्वांटिटेटिव के अंदर उसकी अमाउंट को मेजर करेंगे, वो एलिमेंट कितनी अमाउंट में मौजूद है। अब इस स्टोइकोमेट्री के अंदर हम जो मेजरमेंट करने जा रहे हैं, तो वो ज्यादा इस चैप्टर के अंदर हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को डील करेंगे। इसको हम यहां पर स्टडी करेंगे ज्यादा, इसमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को स्टडी करेंगे। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, हम एलिमेंट को तीन तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। एलिमेंट के मेजरमेंट हम इस चैप्टर में तीन तरीके से कर सकते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एलिमेंट का मैस। ये जो मेजरमेंट होगी एलिमेंट्स की, इट इज द बाय फॉर्म ऑफ मैस। ये मैस हो सकता है। एलिमेंट की मेजरमेंट बाय द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। ये वॉल्यूम की मेजरमेंट भी हो सकती है। अगर कोई गैस है, ठीक है, अगर उसका वॉल्यूम मेजर भी किया जा सकता है इसमें। तो तीसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मेजर किए जा सकते हैं इसमें। अब इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डिफाइन कैसे करते हैं स्टोइकोमेट्री को। डेफिनेशन इसकी ये है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the quantitative relationship between reactants and product with the help of balanced chemical equation। ये ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशन होता है, वो कौन सा रिलेशन है? इट इज क्वांटिटेटिव रिलेशन, अमाउंट का रिलेशन, क्वांटिटी का रिलेशन। ये हमें बताती है इसमें विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशन होता है, ये स्टडी करते हैं इस केमिस्ट्री की ब्रांच में। अब इसको स्टडी करने के लिए हम किन बातों का यहां पर ख्याल रखेंगे, इसमें कौन सी एजम्पशंस होंगी, किन चीजों को हम एज्यूम करेंगे एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के लिए, उस एग्जैक्ट
कैलकुलेट करने के लिए, एलिमेंट्स की कैलकुलेशंस के लिए, बाय वॉल्यूम, बाय मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हमने कैलकुलेट करना है, इनके लिए, इन कैलकुलेशंस के लिए हमें किन रूल को फॉलो करना पड़ेगा, किन लॉस को फॉलो करना पड़ेगा और कौन सी बेसिक एजम्पशंस होती हैं जिसे एज्यूम करना पड़ता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, अपने सैंपल में एनालाइज करने के लिए एलिमेंट्स को। उसमें जो बेसिक एजम्पशंस होती हैं वो दो हैं इसमें। पहली एजम्पशन है इसमें, ऑल रिएक्टेंट्स शुड कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जिस रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट की अमाउंट को मेजर करना है बाय मास, बाय वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अगर सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएगी, एग्जैक्ट अपने प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस चीज को आपने एज्यूम करना है इसमें कि जितना भी जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन कर रहा होता है रिएक्शन के अंदर, वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। सेकेंड, नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस टू प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट। उसमें कोई साइड रिएक्शन ना हो। अब साइड रिएक्शन क्या हो सकता है कि बात कर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना भी रिएक्टेंट है वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसके बाद अगर उस रिएक्शन के अंदर कोई प्रोडक्ट जो बनता है वो सिर्फ उसी बेसिक एलिमेंट ने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर में कोई एलिमेंट उसके साथ रिएक्शन कर रहा है रिएक्टेंट के अंदर, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट की अमाउंट आएगी वो एग्जैक्ट सही कैलकुलेट नहीं हो सकेगी इसमें। इसलिए कोई साइड रिएक्शन ना हो जो इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर कोई अगर ऐसा प्रोडक्ट जो हमें रिएक्टेंट के रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होता है, अगर उसमें कोई बाय प्रोडक्ट बन रहा है, कोई ऐसा एलिमेंट जो उसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है रिएक्शन के अंदर, अगर वो मौजूद होगा तो उससे हमारी कैलकुलेशन सही नहीं हो सकेगी। इसलिए कोई रिएक्शन के अंदर कोई साइड रिएक्शन ना हो। सेकेंड, इसके बाद है बेसिक, इसमें लॉज कौन से होते हैं, किन किन लॉज को फॉलो करना पड़ता है स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। उसमें दो बेसिक लॉज हम यूज करते हैं, लॉ को फॉलो करना पड़ता है कैलकुलेट को, अपने प्रोडक्ट को एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए। उसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड ओबे। इसका मतलब है कि ये लॉ कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल जो मास रिएक्टेंट का होता है वो टोटल मास प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो मास डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। जब रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, तो रिएक्टेंट का मास डिस्ट्रॉय नहीं हो गया, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, यूटिलाइज हुआ है। जैसे यहां पर इस कार्बन की जब कंबस्शन होती है तो CO2 बनता है। इसमें 12 ग्राम कार्बन का मास जब इस 32 ग्राम O2 के साथ रिएक्शन करेगा कंप्लीट, तो इसके रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा CO2। अब टोटल जो मास यहां पर रिएक्टेंट का है, इसको ऐड करोगे तो ये आता है 44 ग्राम। अब जितना यहां पर मास है उतना ही CO2 का मास भी होता है, CO2 का भी मास 44 है। अब ये मास और ये मास इक्वल है। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर 44 टोटल जो मास होगा रिएक्टेंट का रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट का मास जो होगा यहां पर कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्शन कर रहा होता है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कोई मास जो होता है इसमें डिके नहीं होता, इसमें रिएक्टेंट का मास जो होता है वो डिके नहीं होता इसमें, इसलिए सारा का सारा रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है इसमें। ठीक है, ये लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड जो लॉ है इसमें वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस मस्ट ओबे टू परफॉर्म स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब ये लॉ कहता है कि अगर कोई भी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, वो कंपाउंड किसी तरीके से ही बना है, अगर उस कंपाउंड में चाहे किसी तरीके से भी कंपाउंड बना है,
तो उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट के कंबाइन होने की जो रेशियो होती है वो सेम रहती है, वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर देखें, कार्बन का रिएक्शन होता है O2 के साथ तो प्रोडक्ट बनता है CO2। अब ये CO2 किसी मेथड से भी प्रिपेयर हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर इससे बनाए, इसके डिकम्पोज होने से चाहे ये बने CO2, चाहे मीथेन की कंबस्शन होने के बाद चाहे वो CO2 बने। अब CO2 किसी फॉर्म में भी, किसी रिएक्शन से भी अगर बनती है, ठीक है, किसी रिएक्शन के करने के बाद भी अगर CO2 बन रही है इसमें, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज होने से CO2 बने, चाहे मीथेन की कंबस्शन से CO2 बने, चाहे कार्बन की कंबस्शन से CO2 बनेगी, तो ये जो CO2 होती है इसके अंदर जो एलिमेंट के कंबाइन होने की रेशो है CO2, चाहे यहां से आप देखो, चाहे इसमें से देखो, चाहे इसमें से देखो, तो जो रेशियो होती है वो सेम रहती है। कार्बन और ऑक्सीजन की जो कंबाइन होने की रेशियो है इसके अंदर वो सेम है। अब इसका मैथ भी देखो, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, अगर एलिमेंट का आप मैथ निकालो CO2 में, तो यहां पर भी कार्बन का मैथ 12 ग्राम है, O2 का मैथ 32 ग्राम है। ठीक है, एलिमेंट के कंबाइन होने की जो रेशियो होती है बाय मैस वो भी सेम होती है, बाय एलिमेंट ये भी सेम होती है। इससे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये इसमें ओबे होता है, ये दो लॉ इसमें बेसिक ओबे होते हैं। इसके बाद अब इसमें हम रिलेशन देखेंगे, कितनी टाइप्स के रिलेशन होते हैं जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में परफॉर्म करते हैं, या उस रिलेशन को यूज करके हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जब तो कितनी टाइप्स के रिलेशन यूज होते हैं इसमें। पहला है इसमें मैस मैस रिलेशन। अगर रिएक्टेंट्स का आपको मैस गिवन है ग्राम में, तो आप प्रोडक्ट का मैस भी फाइंड कर सकते हो इससे, या प्रोडक्ट का मैस अगर गिवन है आपको तो आप रिएक्टेंट का मैस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये याद रहे कि इक्वेशन का बैलेंस होना लाजमी है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस तब परफॉर्म हो सकती हैं कि आप इक्वेशन को बैलेंस रखेंगे। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो हमारी सारी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड रिलेशन इज मोल मोल रिलेशन। अगर बात का रिएक्टेंट्स के हमें मोल गिवन होते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से आप प्रोडक्ट के मोल निकाल सकते हैं। इसके बाद या प्रोडक्ट के मोल गिवन होंगे तो आप रिएक्टेंट के मोल निकाल सकते हैं इसमें। इसके बाद है मोल मैस रिलेशन। अगर आपको रिएक्टेंट के मोल दिए गए हैं तो प्रोडक्ट का मैस भी निकाला जा सकता है। इसके बाद वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन है। अगर आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया है तो आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, या प्रोडक्ट का वॉल्यूम गिवन है तो आप उसी रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कितना रिएक्टेंट का वॉल्यूम बना सकता है इसमें। इसके बाद मोल वॉल्यूम रिलेशन भी है कि अगर रिएक्टेंट्स के मोल दिए हैं तो आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ये रिलेशन हम आगे इसी चैप्टर के अंदर जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसी रिलेशन के थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम कन्वर्जन फैक्टर भी यूज कर सकते हैं। उस कन्वर्जन फैक्टर को भी यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इसमें। ठीक है, तो ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम इस चीज़ों को यूज करके इसे परफॉर्म करेंगे इसे। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद अब इसमें हम रिलेशन देखेंगे, कितनी टाइप्स के रिलेशन होते हैं जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में परफॉर्म करते हैं, या उस रिलेशन को यूज करके हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जब तो कितनी टाइप्स के रिलेशन यूज होते हैं इसमें। पहला है इसमें मैस मैस रिलेशन। अगर रिएक्टेंट्स का आपको मैस गिवन है ग्राम में तो आप प्रोडक्ट का मैस भी फाइंड कर सकते हो इससे, या प्रोडक्ट का मैस अगर गिवन है आपको तो आप रिएक्टेंट का मैस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये याद रहे कि इक्वेशन का बैलेंस होना लाजमी है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस तब परफॉर्म हो सकती हैं कि आप इक्वेशन को बैलेंस रखेंगे। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो हमारी सारी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड रिलेशन इज मोल मोल रिलेशन। अगर बात का रिएक्टेंट्स के हमें मोल गिवन होते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से आप प्रोडक्ट के मोल निकाल सकते हैं। इसके बाद
या प्रोडक्ट के मोल गिवन होंगे तो आप रिएक्टेंट के मोल निकाल सकते हैं इसमें। इसके बाद है मोल मैस रिलेशन। अगर आपको रिएक्टेंट के मोल दिए गए हैं तो प्रोडक्ट का मैस भी निकाला जा सकता है। इसके बाद वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन है। अगर आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया है तो आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, या प्रोडक्ट का वॉल्यूम गिवन है तो आप उसे रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कितना रिएक्टेंट का वॉल्यूम बना सकता है इसमें। इसके बाद मोल वॉल्यूम रिलेशन भी है कि अगर रिएक्टेंट्स के मोल दिए हैं तो आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ये रिलेशन हम आगे इसी चैप्टर के अंदर जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसी रिलेशन के थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या हम कन्वर्जन फैक्टर भी यूज कर सकते हैं, उस कन्वर्जन फैक्टर को भी यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इसमें। ठीक है, तो ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम इस चीज़ों को यूज करके इसे परफॉर्म करेंगे।